दोस्तों नमस्कार। आजाद भारत में इतना महंगा चुनाव, इस तरह की सियासत, इस तरह की सियासी गोलबंदी और इस तरह का सियासी तीखापन न आज से पहले आपने कभी देखा और न आज से पहले कभी आपने सुना होगा। लेकिन सियासत का अब नया फॉर्मूला ही यही है कि विपक्षी दुश्मन हो जाते हैं। विपक्षी दल चुनावी प्रतिद्वंदी नहीं रहकर मौजूदा दौर में सियासी दुश्मन हो जाते हैं। और सियासी दुश्मनी का आलम यह है कि क्या सीबीआई, क्या ईडी और क्या दूसरी जांच एजेंसियां, करप्शन का मामला भी पार्टी देखकर तय होता है। सत्ता की सियासत भी अब और गवर्नर की पोस्टिंग भी पार्टी देखकर तय होती है कि किसे तंग करने वाला गवर्नर दिया जाए और किस मुख्यमंत्री को ऐसा गवर्नर दिया जाए जो आंख मूंद कर साइन करता रहे। लेकिन इस दौर में जब लोकसभा चुनाव सामने आ जाए और 10 सालों से सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति और 10 सालों का निजाम यदि मौजूदा दौर में सियासत के लिए कोई रामलला का सहारा ले, सियासत के लिए बजरंग बली के सहारे से काम न चले तो रामलला के सहारे से, रामलला से भी बड़ा खुद को दिखाने की कवायद करता हुआ नजर आए, तो उस दौर में विपक्षी दल का कोई चमकता हुआ चेहरा न्याय यात्रा लेकर पूरे देश को पूरब से पश्चिम की तरफ मतने निकल पड़े तो सियासत के तीखेपन का अंदाजा आप लगा सकते हैं। उस दौर के तीखेपन का अंदाजा आप लगा सकते हैं जिस दौर में एक तरफ राम मंदिर के उद्घाटन का जोर होगा तो दूसरी तरफ भारत न्याय यात्रा का शोर होगा। और इस जोर और शोर के बीच कौन कितना तीखा है, गोदी मीडिया की तरफ जाएंगे तो तीखापन दिखाने के लिए टेलीविजन की मेन स्ट्रीम गोदीगिरी करती हुई नजर आएगी, तो यूट्यूब स्ट्रीम भारत न्याय यात्रा की खाना पूरी करती नजर आएगी। और इन सब के जनमानस अपने मुद्दों को लेकर, कहीं रोटी को लेकर, कहीं रोजी को लेकर, कहीं किसान की एमएसपी गारंटी को लेकर, तो कहीं सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, कहीं अग्निवीर को लेकर, तो कहीं सिपाही भर्ती को लेकर, तो कहीं रेलवे की भर्ती को लेकर, तो इन सब के बीच महिला सुरक्षा को लेकर भी, आदिवासी चेतना को लेकर भी, दलित विमर्श को लेकर भी, जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर भी सियासत नए सिरे से खुद को परिभाषित करने की दिशा में और नए सिरे से जनमानस अपनी प्राथमिकताओं को तय करने की दिशा में अपना प्रतिनिधि चुनने की तरफ अग्रसर होगी। और इस दौर में जहां एक महीने की, पूरे देश को एक महीने तक राममय बनाने की कोशिश 22 जनवरी से 22 फरवरी के बीच होगी, तो दूसरी तरफ न्याय यात्रा भी राहुल गांधी लेकर निकल रहे होंगे। उस मणिपुर से, जिस मणिपुर से जितनी खतरनाक तस्वीरें आपने देखी, जिस तरह से महिलाओं की असमत लूटते हुए आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने चिंता जताई, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोले, इसके लिए ये देश तरस गया। और बोले कब और उन्हें बुलवाने के लिए क्या करना पड़ा, उनकी जुबान खोलने के लिए संसद में प्रधानमंत्री को बोलना पड़े, उसके लिए क्या हुआ वो भी आपने देखा। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस तक विपक्ष को देना पड़ा, तब जाकर चंद लाइनें खानापुरी के नाम पर, मणिपुर के नाम पर देश के प्रधानमंत्री के मुंह से निकली। सियासत ऐसे ही चल रही है, पर कभी सियासत ऐसे चलती नहीं थी। सियासत ऐसे चलती थी कि देश का कोई इलाका यदि डिस्टर्ब है, देश के किसी इलाके में यदि हिंसा हो रही है, तो उस इलाके में देश का प्रधानमंत्री उस दौर में भी पहुंचते थे। और उस दौर में जब प्रधानमंत्री पहुंचते थे तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को राजधर्म की नसीहत भी देते थे। लेकिन आज राजधर्म कौन कहे, आज राजधर्म की नई परिभाषा कौन कहे, बल्कि राजधर्म को ही कहीं ना कहीं जमींदोज कर देने की जब बुनियाद डाल दी गई, तो उस बुनियाद के दौर में राहुल गांधी की न्याय यात्रा, बड़ा सवाल है कि क्या न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर का अपना मुकाम मणिपुर से शुरू कर मुंबई तक 66 दिनों की अपनी यात्रा, यानी 14 जनवरी से शुरू होने वाली यात्रा, क्या 20 मार्च तक अपने मुकाम तक पहुंच पाएगी या उसे पहुंचने दिया जाएगा? यात्राओं को रोकने का इस देश में इतिहास कोई नया नहीं है। यात्राओं को रोकने को लेकर तमाम तरह के सियासी हथकंडे अपनाए जाते हैं, वो भी कोई नया नहीं है। और यात्राओं के सहारे सियासत की कोशिश, वो भी कोई नई नहीं है। चुनावी माहौल में यात्रा निकालने की कवायद, ये भी कोई नया नहीं है। यात्राओं को रोकने का फॉर्मूला यदि किसी से सीखना हो
तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इस मामले के सबसे बड़े एक्सपर्ट बताए जाते हैं। सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर बतौर सांसद लालू प्रसाद यादव ने साफ साफ कहा था कि पूछिए आडवाणी जी से किस प्रकार से उन्हें गिरफ्तार किया, तो ड्यू रेस्पेक्ट दिया, तमाम सुविधाएं उन्हें दी। इन सब का जिक्र आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं कि लालू यादव ने कैसे सदन के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी के सामने किया। 22-23 अक्टूबर की दरमियानी रात, 1990 की वो दरमियानी रात, जब लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा को समस्तीपुर में, बिहार के समस्तीपुर में लालू यादव ने गिरफ्तार करके रोक लिया था। तो राहुल गांधी की यात्रा चुनावी माहौल में, उस दौर में जब भारतीय जनता पार्टी एक तरफा माहौल बनाने की कवायद कर रही है, उस एक तरफा माहौल के दौर में क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा को सुचारू रूप से चलने दिया जाएगा? और कैसे चलने दिया जाएगा? मणिपुर से यात्रा शुरू होगी, असम में आएगी। मणिपुर और असम दोनों जगह बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। बंगाल में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सवाल है बंगाल पर तक पहुंचेगी तब तो। मणिपुर के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा जाए? मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा भी देते हैं और फटी हुई उस इस्तीफे की फटी हुई अलग अलग टुकड़े को जोड़ करके, बहुत करीने से जोड़ करके उसकी फुटेज भी वायरल की जाती है। वो इस्तीफा राजभवन तक नहीं पहुंचता है, या वो इस्तीफा देने का नाटक किया जाता है। लेकिन इस दौर में जब मणिपुर से निकलकर यात्रा असम की तरफ आएगी, तो याद कीजिए असम के मुख्यमंत्री कौन है? वही हेमंता बिश्व शर्मा, जो पवन खेड़ा को दिल्ली से गिरफ्तार करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को जमानत देनी पड़ती है तो जिग्नेश मेवानी को गुजरात से गिरफ्तार कर असम पुलिस असम लेकर जाती है। ऐसे में भला असम में राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर निकलेंगे तो कौन इनकार कर सकता है? यह शंका होना स्वाभाविक है कि राहुल गांधी की यात्रा असम को पार करेगी या नहीं करेगी, संदेह का वातावरण बना हुआ है। दूसरा पक्ष यह कहता है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार कर हीरो नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी यदि चलते रहे, राहुल गांधी की यात्रा बंगाल पहुंच गई, तो बंगाल से लेकर बिहार तक, झारखंड तक उस यात्रा को गिरफ्तार करने की हिम्मत कम से कम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि हिम्मत के लिए सत्ता चाहिए होती है। और सत्ता जब हेमंत बिश्व शर्मा के हाथ से, उनके राज्य से राहुल गांधी की यात्रा निकल जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का दर्शन सीधे सीधे छत्तीसगढ़ में ही उस यात्रा को होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बनने देंगे? बल्कि इस चीज को जज किया जाएगा, इसका आकलन किया जाएगा कि राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की कवायद, राममय बनाने की जो कोशिश हो रही है, राम मंदिर के सहारे इस देश के 6,40,000 गांव को जो रोशन करने की कोशिश हो रही है, रोशन दियों से गांव की तकदीर को रोशन करने की कोशिश नहीं हो रही, गांव के मंदिरों को रोशन करने की कोशिश हो रही है। पाठशालाओं को और चिकित्सालयों को, अस्पतालों को, पाठशालाओं को, रोजगार को, किसानों को, उन्हें रोशन करने की कोई कवायद नहीं दिख रही है, बल्कि मंदिरों में दिए जलाएंगे जाएंगे, मंदिरों में लाइटिंग की जाएगी। और अब तो टास्क दिया जा रहा है कि घरों में भी दिए जलाए जाए। वैसे टास्क से एक बात याद आई, कोरोना के दरमियान जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, मार्च का महीना याद कीजिए, बालकनी में कौन कौन सा टास्क आपको मिलता था? कोरोना भगाने के नाम पर कौन सा टास्क मिला था? ताली थाली बजाने का टास्क, दिए जलाने का टास्क। उसके बाद टास्क देने का काम छोड़ दिया गया। अब फिर हो सकता है कि कोई नया टास्क दे दिया जाए, सुनने में आ रहा है कि टास्क दिया भी गया है। लेकिन सवाल यही है कि राहुल गांधी को रोकने का टास्क किसे दिया गया है? स्वाभाविक है कि राहुल गांधी को रोकने की कवायद यदि होती है तो वो कवायद 22 जनवरी के पहले होगी, ताकि 22 जनवरी की फुटेज, 22 जनवरी का हाइप कहीं आधा आधा न बट जाए। एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ध्यान रखिए, रामलला इस हाइप में कहीं दिखाई नहीं देंगे, भगवान राम किसी को नहीं दिखेंगे। इस हाइप में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखेंगे, जो हाइप बनाने की कोशिश होगी। तो राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का प्लान कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा या एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर विचार मंथन का दौर तो शुरू हो ही चुका होगा। आज जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यात्रा की शुरुआत की गई,
यात्रा की शुरुआत की घोषणा की गई। उस घोषणा के बाद कहीं ना कहीं परेशानी तो उत्पन्न हो रही है। परेशानी किसे? उस भारतीय जनता पार्टी को जो इस यात्रा मार्ग वाले राज्यों से बड़ी संख्या में सीटें लेकर के आई है। उत्तर प्रदेश में यात्रा जाएगी 64 सीटें हैं, बिहार में यात्रा जाएगी 17 सीटें हैं, बंगाल में यात्रा जाएगी 18 सीटें हैं, असम में यात्रा जाएगी 14 में 9 सीटें हैं, मणिपुर में से यात्रा शुरू होगी, दोनों सीटें बीजेपी की है, और छत्तीसगढ़ जहां यात्रा जाएगी 11 में 9 सीटें बीजेपी की है। मध्य प्रदेश में भी यात्रा जाएगी 29 में 28 लोकसभा सीटें बीजेपी की है, और महाराष्ट्र में जब ये यात्रा पहुंचेगी वहां पर 48 में 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। यानी कुल जमा बीजेपी की सीटों की जो संख्या है वो बहुत बड़ी है। और इतने बड़े इलाके से जब यात्रा निकल रही है तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मौसम में इस यात्रा को विफल बनाने के लिए स्वाभाविक है कि वो तमाम काम करते हुए दिखाई देगी, जिससे एक तरफ तो यात्रा विफल हो और दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर जो माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। रामलला तो विराजमान हो जाएंगे, लेकिन रामलला के सहारे जो राजनीति करने की, जो सियासत करने की, जो 10 साल की सत्ता की सफलता और विफलता पर चर्चाओं से बचने की जो कवायद है, उस कवायद को कहीं ना कहीं राहुल गांधी विफल करते हुए दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुई है, यात्रा का पूरा मार्ग बताया गया है कि 6200 किलोमीटर की यात्रा होगी, 66 दिनों की यात्रा होगी, मकर संक्रांति के दिन से शुरू होकर होली के 5 दिन पहले यानी 20 मार्च को खत्म होगी। लेकिन टेलीविजन चैनलों को आप देखिए, खबर गायब है। खबर नीतीश कुमार की है कि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। तमाम तरह की ऐसी खबरें हैं कि इंडिया गठबंधन अब टूटा, तब टूटा, कब टूटा। लेकिन इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से काम कर रहा है, उस काम के बीच में इंडिया गठबंधन का कोई नेता यात्रा लेकर निकाल रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो यात्रा इस बार पैदल ना होकर, चूंकि चुनाव है, समय का अभाव है, पैदल यात्रा ना होकर, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 की तरह ना होकर, बल्कि वो यात्रा कहीं ना कहीं बस से करने की, 4 पहिया वाहन से करने की तैयारी है। अन्यथा 66 दिनों में 6200 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर संभव नहीं है। और चुनाव भी सामने है, तो चुनावी माहौल में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में मामा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, मामा यानी शिवराज सिंह चौहान, जनता के बीच इसको लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश है। और वो आक्रोश राहुल गांधी के वहां पहुंचने के साथ कि जिसे मैंडेट दिया, जिसके चेहरे पर वोट मिला, जिसके नाम पर वोट मिला, वो मुख्यमंत्री नहीं बना, तो कहीं ना कहीं उस गुस्से को कैश करने की कवायद कांग्रेस पार्टी ने जरूर की है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो हालात बनाए गए और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का चयन और 15 साल के मुख्यमंत्री को विधानसभा अध्यक्ष बना करके संतुष्ट करने की कोशिश की गई, और जिस प्रकार हसदेव के जंगलों में अडानी के प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के इर्द गिर्द राहुल गांधी जब पहले से ही अडानी ग्रुप पर हमलावर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के पहुंचने पर माहौल क्या होगा। निशिकांत दुबे के इलाके में राहुल गांधी जाएंगे। निशिकांत दुबे पहले से ही चर्चा है कि अपनी सीट बदलने की कवायद में लगे हैं, लेकिन सीट बदलकर जाएंगे कहां? और राहुल गांधी के पहुंचने के बाद यदि निशिकांत दुबे सीट बदलकर भागते हैं, तो राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं जब नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े हनुमान के तौर पर निशिकांत दुबे सदन के अंदर दिखते हैं, महुआ मोइत्रा को किनारे लगाने की कवायद में निशिकांत दुबे आगे आते हैं, राहुल गांधी पर हमलावर होने की स्थिति में निशिकांत दुबे आगे आते हैं, तो निशिकांत दुबे का भागना, सीट बदलकर भागना, यह माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी सीट बदलकर भागे हैं, न कि निशिकांत दुबे भागे। महाराष्ट्र में जहां पहले ही महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल है, उस महाराष्ट्र की सियासत को यदि आप देखने की कोशिश करें तो महाराष्ट्र की सियासत में साफ दिख रहा है कि राजनीति एक जगह से नहीं, राजनीति कई स्तरों पर हो रही है, कई जगहों से हो रही है। शरद पवार के यहां से भी हो रही है, मनोज जारंगे पाटिल उस सियासत में, उस राजनीति में, उस चुनावी माहौल में मराठा आरक्षण के मुद्दे के साथ एक तरफ मराठाओं के गुस्से का सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग के बीच
जो आशंका पैदा हो रही है कि उनके आरक्षण में भी मराठाओं को घुसाया जा सकता है, इन सब के बीच राहुल गांधी पहुंचते हैं और राहुल गांधी वहां पहुंचकर सावरकर प्रकरण की चर्चा न छेड़ते हुए महाराष्ट्र से जुड़े हुए दूसरे प्रकरण और 50 खोके एकदम ओके की जो बात गुवाहाटी से चली थी, उसी गुवाहाटी से होते हुए राहुल गांधी यदि मुंबई तक पहुंचते हैं तो मुंबई के हालात अलग होंगे। मुंबई में उनके साथ आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी होंगे, तो सुप्रिया सुले और शरद पवार भी होंगे, संजय राउत भी होंगे, तो प्रकाश आंबेडकर भी होंगे। और ध्यान रखिए, इन सब कवायद के बीच जब यात्रा बिहार में होगी तो नीतीश कुमार भी होंगे, झारखंड में होगी तो हेमंत सोरेन भी होंगे, और बंगाल में जब ये यात्रा होगी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर सीताराम येचुरी होंगे, तो किसी दूसरे मोड़ पर ममता बनर्जी भी होंगी। ये हालात जब बन गए हैं तो इस हालात के बीच गुजरात को राहुल गांधी ने अपने यात्रा मार्ग से दूर रखा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात को यात्रा मार्ग से दूर रखते हुए, जहां कांग्रेस पार्टी एक बड़ी राजनीतिक ताकत है, भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी ताकत है, उस गुजरात में यात्रा मार्ग से गुजरात को दूर रखकर और अडानी पर लगातार हमलावर रहे राहुल गांधी कौन सा संदेश पूरे देश को देने जा रहे हैं? कॉर्पोरेट नेशनलिज्म, कॉर्पोरेट हिंदुत्व, कॉर्पोरेट की चाशनी में लपेटा हुआ राष्ट्रवाद, कॉर्पोरेट की चाशनी में लपेटा हुआ हिंदुत्व का पूरा चुनावी प्लैंक, और इन सब के बीच लोगों की घट रही आमदनी, जीएसटी के रूप में उसका बोझ उठाने के लिए इस देश का अभिशप्त वो वर्ग जो गरीब और निम्न आय वर्ग से आता है, वो आधा हिस्सा जो जीएसटी का दे रहा है, उसको सीधा एड्रेस करते हुए राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और इन सब के बीच नीतीश कुमार का मुद्दा तो साथ साथ चलेगा, जाति जनगणना साथ साथ चलेगी, आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा भी साथ साथ चलेगा। और इस पूरी कवायद के बीच जब सियासत मुद्दों के आश्रय आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह किसी सुनामी से कम नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की अक्सर यह कोशिश होती है कि सियासत चेहरों के बूते हो, नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाए। वो सियासत नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी ना होकर के रामलला के दौर में उस सियासत में मुद्दे चलने लगे, साथ में उस सियासत में अडानी का मुद्दा चलने लगे, उस सियासत में नौजवानों का मुद्दा चलने लगे, किसानों का मुद्दा चलने लगे, और क्रिश्चियनिटी के साथ, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोगों के साथ जो नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के दिन जिस प्रकार से अपने पुराने नाते का जिक्र किया, जरा मणिपुर का जिक्र वो कर लेते कि मणिपुर में क्रिश्चियनिटी के मानने वाले लोगों के साथ कितनी विभत्स घटनाएं हुई, तो इस देश में अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दूसरे अल्पसंख्यकों के बीच भी किस तरह की भावना है, और उस भावना के बीच भावना प्रधान सियासत को करने की जो कोशिश चल रही है, उस सियासत में कहीं ना कहीं आम आदमी का मुद्दा जब उबाल मारता है तो वो दिन भी लोगों को याद आएंगे जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को, जिसमें ज्यादातर शुरुआती दौर में सिख समुदाय के लोग थे, वहां खालिस्तानी और मवाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो तमाम चीजें इस भारत जोड़ो यात्रा के नए संस्करण में जब दिखाई देगी, तो इस नए संस्करण, बस वाले संस्करण को आप देखने जब आगे बढ़ेंगे तो सियासत में मुद्दा भी होगा, तो सियासत में मुद्दों के आश्रय प्रतीक भी होंगे। रामलला का प्रतीक, नरेंद्र मोदी का प्रतीक कहीं ना कहीं जब रामलला के प्रतीक से बड़ा हो जाए तो सियासत में बड़े हो चुके प्रतीक को, और बड़े हो चुके प्रतीक से ज्यादा बड़े किए जा चुके प्रतीक को, जब सियासत अपने हिसाब से और इस देश का मिजाज अपने हिसाब से तय करेगा, तो वो दिन दोबारा नहीं आने वाला जब हर हर मोदी, हर हर महादेव की जगह 2014 में लगाया गया, लेकिन अच्छे दिन के वादे ने उसे ढक लिया था। अच्छे दिन के वादे ने हर हर मोदी के नारे को जिस ढंग से ढका था, आज की तारीख में लोगों को अच्छे दिनों का वादा नहीं चाहिए। अमित शाह ने बंगाल में क्या कहा है कि वामपंथियों के कुशासन से मुक्त होने के लिए लोगों ने दीदी को चुना था, और अब लोगों को लगता है, ये मेरे नहीं अमित शाह के शब्द है, कि अब लोगों को लगता है कि वामपंथी ही बेहतर थे। तो क्या यह मान लिया जाए कि 10 साल के बाद हिंदुस्तान के जनमानस को यह लगता है कि अच्छे दिनों से बेहतर मनमोहन सिंह के वो पुराने वाले दिन ही थे?
सियासत दरअसल एक जगह अपने मनोनुकूल बयान के लिए नहीं होती, बल्कि सियासत का असर साइमल्टेनियस होता है। हर जगह नैरेटिव जो चलता है वो एक समान गति से चलता है, और एक समान गति से नैरेटिव चलाने की जो कवायद है, उस कवायद में नैरेटिव लिखने का काम, नैरेटिव गढ़ने का काम अकेले अमित शाह नहीं कर रहे हैं, जनता भी कर रही है। और जब जनता नैरेटिव गढ़ने की भूमिका में खुद को लाकर खड़ा कर देती है, तब भूल जाइए राहुल गांधी, भूल जाइए नरेंद्र मोदी, और भूल जाइए वो सारे मुद्दे जिस मुद्दे को राहुल गांधी खड़ा करना चाहे या नरेंद्र मोदी खड़ा करना चाहे। रामलला के यहां बसें जाएंगी, ट्रेनें जाएंगी, एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन रामलला के सहारे रोजगार का सृजन कितना होगा और इस देश में रोजगार के अवसरों को कितना कम किया गया, यह मुद्दा राहुल गांधी के दर पर तभी है, इंडिया गठबंधन के दर पर तभी है, जब इस देश में इस मुद्दे को बनने दिया गया। और जब यह मुद्दा बन गया, उस दौर में राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की कवायद कहीं ना कहीं तो जरूर हो सकती है। अब वो उपयुक्त जगह कौन होगी, किस नाम पर होगी, किस तरीके से होगी, और किस तरीके से मुद्दा बनने या मुद्दा बनाने की प्रक्रिया में राहुल गांधी निमित्त मात्र की हैसियत से आगे बढ़कर एक बड़ी भूमिका में दिखेंगे। क्या यह भारतीय जनता पार्टी की यात्रा रोकने की कोशिशें तय करेंगी, या लोगों का हुजूम और जनसैलाब तय करेगा, या लोकसभा चुनाव को आम जनता के मुद्दों के आश्रय घसीटने की जो कवायद है वो तय करेगी, या रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा हकीकत में बदलने में 28 साल की देर यदि लगी तो उसके लिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से हकीकत में बदला, तो उसका क्रेडिट लेने की बात को लोग क्या पहचान नहीं पाएंगे। ये सारी चीजें अगले 4 महीने में हिंदुस्तान की तकदीर को अगले 5 दशकों के लिए तो तय करने की स्थिति में जरूर जा रही है। और वो कैसे जाएंगी, किस प्रकार से जाएंगी, उसे हम भी देखेंगे, आप भी देखिए। और सियासत में जो लकीर आज कांग्रेस पार्टी ने खींचने की कोशिश की है, उस लकीर का एक दूसरा पहलू भी है कि बिल्कुल चुनाव के मौके पर लाल कृष्ण आडवाणी ने 2004 में भारत उदय यात्रा निकाली थी। 138 लोकसभा सीटें आई थी, भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। आज की तारीख में राहुल गांधी, वो आडवाणी भी बस से निकले थे, राहुल गांधी भी बस से निकल रहे हैं। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी 138 सीटों तक पहुंच जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता दूर ही नहीं बल्कि इतनी दूर हो जाएगी जहां से 1-1.5 दशक तक वापसी की संभावना नहीं दिखेगी। तो आप सोच सकते हैं सियासत कैसे आने वाले वक्त में आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने की स्थिति में जा रही है। कांग्रेस की सफलता या विफलता, इंडिया गठबंधन की सफलता या विफलता इस बात पर तय करेगी कि आम जनता के मुद्दों के साथ राहुल गांधी स्थानीय समीकरणों को और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को किस प्रकार और कितना विश्वास में लेकर चलते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।